हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग पिछले वीडियो से विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत अपघटनीय सेल हमने पढ़ा था और विद्युत अपघटनीय सेल में हमने पढ़ा था कि विद्युत अपघटनीय सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है। कैथोड और इलेक्ट्रॉन का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता था तो इसको हम कैथोड कहते थे और यहाँ पर इसको हम एनोड कहते थे, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था तो इसको हम कैथोड कहते थे। तो ये हमारा कैथोड हो जाता था क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होता था। ये हमने विद्युत अपघटनीय सेल में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब जब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ पदार्थ मुक्त होता है। मतलब जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर यदि हम मोल्टन NaCl लेंगे तो Na आयन किसकी तरफ को भागेंगे, तो Na आयन कैथोड की तरफ को भागेंगे और Cl किधर को भागेंगे, तो ये एनोड की तरफ को भागेंगे। तो आंसर है कि कितना सोडियम यहाँ पर एकत्रित होगा या कितना क्लोरीन यहाँ पर निकलेगा। इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको डिसाइड करने के लिए फेराडेज के लॉ आए। इसको डिसाइड करने के लिए फेराडे ने नियम दिए। तो फेराडे के दो नियम थे। एक्चुअल में जो सेकंड लॉ फेराडे का है वो पहले ही लॉ का रूप है। तो हम फेराडे के आज फर्स्ट नियम को इसमें बात करते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उसी के संबंध में हम सेकंड नियम को बाद में देख लेंगे। तो मेन नियम है फेराडे का फर्स्ट लॉ। फेराडे के फर्स्ट लॉ को समझना जरूरी है। इसके संबंध में क्वेश्चन हमेशा आएंगे, हमारे अपने एग्जाम में भी आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे। तो इसलिए फेराडे के नियम को, जो फर्स्ट लॉ है फेराडे का, इसको ढंग से समझना है। तो चलिए समझते हैं। पहले नियम क्या हमारा, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रोड पर कितना सोडियम निकलेगा। अगर हम बात करेंगे कि सोडियम कहाँ जाता है, तो कैथोड पर। क्वेश्चन यही पूछेगा कि NaCl में जब सोडियम मुक्त होगा तो वो कैथोड पर कितना सोडियम निकलेगा। तो आंसर है वो जो सोडियम की मात्रा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के। कौन सा चार्ज, जो बैटरी से हम उस सेल में, विद्युत अपघटनीय सेल में प्रवाहित कर रहे। ये यहाँ पर सेल था, ये यहाँ ऊपर हमने इसमें बैटरी लगाई, तो बैटरी से हम चार्ज कितना दे रहे हैं इसको, उस चार्ज पर डिपेंड करता है। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो M है हमारे पास, कितना सोडियम मुक्त होगा या कितनी क्लोरीन मुक्त होगी, ये डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है। जो बैटरी है उससे हम चार्ज कितना दे रहे हैं। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है, सब जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT भी लिख सकता हूँ इसको, या M इज इक्वल टू हो सकता है ये ZIT। Z यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखा जाता है और जिसे कहते हैं हम यहाँ पर Z इज इक्वल टू, ये Z को समझना बहुत जरूरी है और बहुत ढंग से समझना जरूरी है। तो Z को कहते हैं हम हिंदी में विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसको हम Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। रूल को समझिए। पहले बात तो है, फॉर्मूला याद रखिए, M इज इक्वल टू ZIT या M इज इक्वल टू Z इंटू Q। M इज इक्वल टू Z इंटू Q करके भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला बन सकता है इसका, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, बिना Z को निकाले हुए हम इसके लिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए Z को ढंग से समझना जरूरी है। Z बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। पहले Z की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं Z को कि Z को मैं ये भी बता दूं, ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग आएगा, क्योंकि ये उसके इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांक की भार पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग मेटल के इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांक की भार अलग अलग आएंगे, इसलिए Z भी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग आएगा कि कौन इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रहा, उसका इक्विवेलेंट वेट देखना पड़ेगा हमको। तो Z की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, Z की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मैं Z के फॉर्मूले पर आऊँ उससे पहले मैं Z के बारे में थोड़ी सी, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ कि अगर हम किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, ये किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर से बैटरी लगाई और ये विद्युत अपघट्य का विलयन लिया और इस पर हम 1 कूलाम का चार्ज इस बैटरी से इस विद्युत अपघट्य विलयन में डालते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जितनी मात्रा मुक्त होती है उसी को कहते हैं हम Z।
दोबारा बोल रहा हूं मैं, यदि हम एक यहीं पर इससे देखो ना, यहां से यदि इसका मान मैं 1 कर दूंगा, m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, और q का मान कह रहा हूं मैं 1 कूलाम कर दूं, तो ये 1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू z के बराबर हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा कि यदि हम q को 1 कूलाम कर देंगे, यानी कि इस सेल के अंदर 1 कूलाम का चार्ज प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर जितनी मात्रा मुक्त होगी उसे हम z कहेंगे। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं यहां पर कि यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में या विद्युत अपघट्य में, कैसे भी लिख दो इसको, विद्युत अपघट्य में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ मुक्त होता है उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, उसे Z कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो ये बात यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ में आई होगी, इसको बिल्कुल ढंग से समझ लेंगे। देखिए फॉर्मूला याद रखिए, ये तो आपकी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। m इज इक्वल टू जेड क्यू, m इज इक्वल टू आई टी, m इज इक्वल टू जेड आई टी, जेड इज ए कॉन्स्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और यदि किसी विद्युत अपघट्य में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ मुक्त होता है उसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जेड की डेफिनेशन पढ़ के जाएंगे और इस फॉर्मूले को ध्यान करके जाएंगे, और ध्यान करके क्या जाएंगे, इसको ध्यान कर लो, रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं याद करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा कि इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ मुक्त होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, आवेश के, इतना तो याद हो ही जाएगा। अब Z के बारे में बात करते हैं हम कि Z क्या होता है। तो Z के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास कि Z इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ऐसे करके हम इसको लिखेंगे Z इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ई क्या है, F के बारे में तो हम बाद में लिख लेते हैं, पहले ई को समझते हैं। ई इज इक्विवेलेंट वेट, हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। तो E की वैल्यू कैसे निकलती है, तो E इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी, कि कितने चार्ज है उस पर। जैसे सोडियम मुक्त हो रहा हम कह रहे हैं, तो सोडियम पर कितना चार्ज है, 1, तो 1 की यूज करेंगे इसमें, तब उसका हमारे पास सोडियम आयन का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट E निकालने के लिए मोलर मास अपॉन उस पर जितना चार्ज है, मैं चार्ज ही लिख देता हूँ उस पर, तो चार्ज लिख देता हूँ, चार्ज E इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन उस पर कितना चार्ज है, तो ये, या ऐसा भी लिखा रहता है m मोलर मास अपॉन NF, एन फैक्टर कहते हैं इसको, एन फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं हम। तो E निकालने के लिए तरीका आपको पता चल गया कि आपने E क्या करना है, मोलर मास अपॉन चार्ज, मोलर मास अपॉन NF, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ऐसे करके आप इसको E को इससे निकाल लेंगे। E निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर हम किस टाइप से E को निकालेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो Z इज इक्वल टू ई अपॉन एफ से निकलेगा, E आप यहाँ से निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं होगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। और F क्या है, F है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक, F इज फैराडे कांस्टेंट, और इसकी फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 96500 कूलाम। ये फैराडे कांस्टेंट है हमारे पास F, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम। F के बारे में भी बात करते हैं, F की डेफिनेशन क्या होती है, F कहाँ से आता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि F क्या है और F कहाँ से आ रहा है। तो हमारे पास जो ये लॉ बनाई है फैराडे का, जो फर्स्ट लॉ हम जो पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ बन क्या रहा, वो बन रहा है M इज इक्वल टू जेड आई टी, और Z हमने लिख दिया, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, Z इज इक्वल टू लिख दिया हमने E अपॉन एफ। E आप समझ गए इक्विवेलेंट वेट है, अब इसके बारे में बात नहीं कर रहे, F के बारे में बात कर रहे हैं हम। F इज फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक या F किसे कहते हैं, तो F क्या होता है हमारे पास, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसे F कहते हैं। F क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर
जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है उसे फैराडे नियतांक कहते हैं। उसे F लिख लेता हूँ मैं सीधा, F कहते हैं। तो F की ये डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है कि F किसे कहते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम F कहते हैं। F इज इक्वल टू, F निकलेगा कैसे, एक मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन, तो आंसर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है एक मोल में इतने होते हैं, चाहे एटम हो, चाहे आयन्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो। तो एक मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसी को सॉल्व करके आएगा 96500 कूलम। इतना कूलम आएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको F को या फैराडे कांस्टेंट को भी ढंग से समझ लेंगे तो हम यहाँ पर तक पहुँच चुके हैं कि M इज इक्वल टू ZIT या M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। और Z कैसे निकालते हैं, E अपॉन F से। E इक्वलेंट वेट है, F फैराडे कांस्टेंट है। E को निकालने के लिए फॉर्मूला मैं फिर बोल रहा हूँ कि मोलर मास अपॉन n फैक्टर करके हम इसको निकाल लेंगे और F हो गया 96500 कूलम। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, और हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम केवल एक क्वेश्चन हमारे पास है तो इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं अभी। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ, फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि क्या है इसमें कि कॉपर सल्फेट के विलयन में 9.65 एम्पियर की धारा 200 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर कितना कॉपर मुक्त होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या क्वेश्चन बोल रहे हो कि I इज इक्वल टू करंट 9.65 एम्पियर का करंट कितने सेकंड तक, तो टाइम दे रहा है ये 200 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड पर कितना कॉपर मुक्त होगा। क्वेश्चन है कि कैथोड पर ये जो कॉपर आयन मुक्त होगा इसकी वैल्यू बताओ कि कितनी मात्रा होगी, कितनी मात्रा में कॉपर निकलेगा। यहाँ पर इसका M निकालना है कि कितनी मात्रा में कॉपर निकलेगा। मतलब हमने क्या निकालना है, कॉपर की मात्रा निकालनी है, कितना ये मुक्त होगा। तो कॉपर की मात्रा निकालनी है और इन्होंने कॉपर का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है हमको 65.5 ये दे रखा है हमको। तो अब फॉर्मूले पर आ जाओ। आंसर फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू ZIT। क्या आपके पास I है, क्वेश्चन है, आंसर है यस, हमारे पास I है। क्या आपके पास T है, यस T भी है हमारे पास। क्या Z है, तो Z तो नहीं है, तो Z कहाँ से निकलेगा, Z E अपॉन F से निकलेगा। क्या हमारे पास F है, यस F है हमारे पास। प्रॉब्लम किसकी है, E की। E कहाँ से निकलेगा हमारे पास, तो E निकलता है हमारे पास E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार, हिंदी में, इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ 63.5 अपॉन कितना चार्ज होता है कॉपर के ऊपर जब कॉपर मुक्त होगा। ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में से जब कॉपर मुक्त होगा तो कॉपर पर 2 प्लस चार्ज और SO4 पर 2 माइनस चार्ज। तो कॉपर पर कितना चार्ज है 2, तो अपॉन 2। ठीक है, तो ये इसका तुल्यांकी भार E भी निकल गया। तो अब हम इस फॉर्मूले पर आते हैं, M इज इक्वल टू ZIT। M इज इक्वल टू Z की जगह E अपॉन F रख दिया मैंने, E अपॉन F रख दिया Z की जगह, और इंटू IT। वैल्यू E की वैल्यू है 63.5 अपॉन 2, F की 96500 इंटू I की, I है हमारे पास 9.65 इंटू T की, T है हमारे पास 200। तो T है हमारे पास 200, इसको रब कर देते हैं। तो T है मेरे पास 200, ये आ गया 200। तो 2 से मैंने यहाँ से इसको किया तो ये आ गया 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट गायब 965। तो ये आ गया हमारे पास 63.5 इंटू 965 अपॉन 96500। ये 965 से 1 टाइम और 0 आ गया 100 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.635 ग्राम कॉपर मुक्त होगा।
और कॉपर प्लस है तो प्लस वाला कहाँ जाता है, जैसे सोडियम था तो ये हमारे पास प्लस वाला कहाँ जाता है, तो आंसर है ये कैथोड पर जाता है, क्योंकि इसमें कैथोड नेगेटिव होता है, तो ये कैथोड पर इतने ग्राम कॉपर मुक्त होगा। तो ये हमारे पास रहा फैराडे का प्रथम नियम। अभी हम इस नियम पर और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।